हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण आधुनिक इतिहास करने जा रहे हैं। इसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखा है। ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या बिहार में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर वो बीपीएससी टीयर 4 का हो, या फिर बिहार सीजीएल हो, या इंटर लेवल का हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ये पहला वीडियो होने जा रहा है आधुनिक इतिहास का। मैं 2 वीडियो इस पे लेकर के आऊँगा और इस तरह से मैंने क्वेश्चन रखा है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका पूरा आधुनिक इतिहास हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिर उत्तर रहेगा और साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह प्रथम। और वो कब से कब तक थे? 1707 से 1712 तक वो बादशाह थे। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था। ठीक है, अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी? तो इसका सही जवाब होगा फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार दिए, जिससे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी। अगला सवाल है, किसे किंग मेकर यानी राजा बनाने वाला कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सैयद बंधु। और उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला और हुसैन अली। इन्होंने मुगल सम्राटों को गद्दी दिलाने और हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला सवाल है, नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में दिल्ली पर हमला किया? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में, अच्छा ये डेट ईयर आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईयर याद रखना है ये वाला 1739। तो 1739 में दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन लूट लिया। ठीक है, अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब होगा 9 बार। और कब से कब तक किया? तो 1748 से 1767 तक। ठीक है, और इसके बीच में एक महत्वपूर्ण उसका आक्रमण है, वो 1761 का है। अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। ठीक है, अगला सवाल है, शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806 तक बादशाह थे, किसके संरक्षण में रहा? तो इसका सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का आश्रय लेने वाला पहला मुगल सम्राट था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, 1764 की बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय किसके साथ था? तो इसका सही जवाब होगा मीर कासिम, जो बंगाल के नवाब थे, और शुजा उद्दौला अवध के नवाब थे। ठीक है, इस लड़ाई में अंग्रेजों ने मुगलों, बंगाल और अवध की संयुक्त बल को हरा दिया और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी थी। अच्छा, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, हेक्टर हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा मुगल सम्राट 1857 की क्रांति में शामिल था? तो इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह द्वितीय। अच्छा, इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। ठीक है, जो तत्कालिक बर्मा में था, अभी इसका वर्तमान नाम म्यांमार है। अगला सवाल है, कौन कौन सा मुगल सम्राट मराठों की मदद से दिल्ली लौटा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुआ था,
के बाद शाह आलम द्वितीय ने क्या अधिकार अंग्रेजों को दिए? तो इसका सही जवाब होगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। ठीक है, यानी राजस्व संग्रह करने का अधिकार। शाह आलम द्वितीय ने 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करके इन्हें ये अधिकार दिए। ठीक है, ये आप ईयर याद रखिएगा। कभी कभी एग्जैक्ट डेट के साथ ही पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो आप ये भी याद रखिएगा। तो ये 12 अगस्त 1765 में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक बादशाह थे, ने किसे राजा की उपाधि दी? तो इसका सही जवाब होगा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय ने अंग्रेजों से अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ये वापस नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब जो 1658 से 1707 के बीच मुगल सम्राट केवल एक मिनट, हाँ, औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक वो बादशाह थे, इनके बाद मुगल सम्राट केवल नाम मात्र के शासक रह गए और उनकी सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई। राइट। अगला सवाल है, कौन सा मुगल सम्राट 1788 में गद्दी से हटाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला कर शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया और उसे गद्दी से हटा दिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय को अंधा किसने किया था? तो अंधा किया था गुलाम कादिर ने। ठीक है, और इसे गद्दी से हटा भी दिया था। तो ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा रंगून, जो वर्तमान म्यांमार में है। 1882 में हुआ, 1862 में हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने व्यापार शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। 1498 में वास्को दा गामा भारत के कलिकट जो केरल में है वहां पहुंचे और यहीं से यूरोपीय व्यापार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा मसालों, वस्त्रों और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का क्रय विक्रय। यूरोपीय देश भारत के बहुमूल्य मसालों, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना चाहते थे, जिससे उन्हें भारी लाभ होता था। अगला सवाल है, भारत में आने वाली पहली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? तो ये हम बात कर लिए हैं, पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1505 में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, और गोवा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है, गोवा पर इसने कब कब्जा किया था? तो ये 1510 में कब्जा किया था। पहले गोवा किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो वो बीजापुर के सुल्तान के, ठीक है, बीजापुर सुल्तान के अधिकार में था। और बीजापुर सुल्तान के से ये लड़ाई करके छीन लिया और पुर्तगाली उस पर कब्जा कर लिए गोवा पे 1510 में। भारत में डच यानी नीदरलैंड व्यापारी कब आए? तो इसका सही जवाब होगा 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1605 में मसूलीपट्टनम में, यानी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? ये 1600 में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600, ये डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 दिसंबर 1600 को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी।
अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब होगा सूरत, 1613 में। यह एक अस्थायी फैक्ट्री थी, ठीक है, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री इससे पहले एक स्थापित हुआ था 1611 में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। ये अस्थायी थी, अस्थायी थी। मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति लेकर अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो इसका सही जवाब होगा 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और 1674 में पांडिचेरी को उनका मुख्य केंद्र बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच प्रमुख संघर्ष क्या था? तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1746 से 1763 तक 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंग्रेजों की जीत हुई। अगला सवाल है, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 29 से 30 नवंबर 1612। 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया और भारत में अपनी व्यापारिक सत्ता मजबूत की। अच्छा, इस युद्ध को जो 1612 में हुआ था उसको स्वाली का युद्ध भी कहा जाता है। फ्रांसीसी भारत में किस गवर्नर के नेतृत्व में सबसे शक्तिशाली बने? तो इसका सही जवाब होगा जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले, ठीक है। डुप्ले ने फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन अंग्रेजों से हार गए थे। पुर्तगाली शासकों में सबसे प्रसिद्ध वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब होगा अल्फांसो द अलबुर्क, ठीक है। अलबुर्क 1509 से 1515 तक वो वायसराय थे, ने गोवा पर कब्जा किया। गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में, ठीक है। और ये पहले गोवा पहले बीजापुर सुल्तान के अधिकार में था, उससे ये लड़ाई करके छीन लिया था। भारत में पुर्तगालियों की सत्ता को मजबूत भी किया था इन्होंने। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका सही जवाब होगा हुगली, जो 1551 में हुआ था। 1551 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने अंग्रेजों को हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी। तीसरे कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 में हुआ, ठीक है, में अंग्रेजों की जीत के बाद क्या हुआ? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसियों की शक्ति समाप्त हो गई। पेरिस संधि 1763 में हुआ था, के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में केवल कुछ व्यापारिक केंद्र रखने दिए, लेकिन उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। अगला सवाल है, 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाई हुई? तो इसका सही जवाब होगा स्वाली की संधि, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें पुर्तगालियों को पराजित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारत में किस अंग्रेजी गवर्नर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनी? तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था में बंगाल पर कब्जा किया और अंग्रेजों की शक्ति को मजबूत किया, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी व्यापारियों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? इसका सही जवाब होगा पांडिचेरी। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था, जहां से वे दक्षिण भारत में व्यापार और सैन्य गतिविधियां संचालित करते थे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजों ने किस संधि के तहत पुर्तगालियों से बॉम्बे प्राप्त किया? ठीक है, तो ये था क्या 1661 की विवाह संधि। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के विवाह के दौरान दहेज में, ये देख लीजिए, दहेज में बॉम्बे अंग्रेजों को दिया गया था।
बंगाल के नवाब ने 1756 में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कदम उठाया? तो इसका सही जवाब होगा फोर्ट विलियम पर हमला किया। ठीक है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से नाराज होकर फोर्ट विलियम पर हमला किया और जिसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी? इसका सही जवाब है जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर। जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध यानी लड़ाई कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा वांडीवास की लड़ाई, जो 1760 में हुआ था। सर आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। ठीक है, और पांडिचेरी का घेराबंदी किया, इसलिए उन्हें वांडीवास का नायक भी कहा जाता है। वांडीवास का नायक किसे कहा जाता है? सर आयरकुट को कहा जाता है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापारिक नियंत्रण कैसे प्राप्त किया? तो ये प्लासी की लड़ाई के माध्यम से ही प्राप्त किया था, जो 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर नियंत्रण कर लिया और व्यापारिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का अंत कब हुआ? तो ये 1961 में हुआ था। 1961 में भारत सरकार ने सैन्य अभियान चलाकर गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया था। कब मिलाया था? 1961 में। वांडीवास की लड़ाई भारत के किस संघर्ष का हिस्सा था? तो इसका सही जवाब होगा तीसरे कर्नाटक युद्ध, जो 1756 से 1763 तक रहा था। इसी का ये हिस्सा था वांडीवास की लड़ाई। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को कॉम्टे डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसियो और सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, कॉम्टे डी लाली जो कौन थे? वो फ्रांसीसियो का ये नेतृत्व किए थे वांडीवास की लड़ाई में, और सर आयरकुट अंग्रेजों का नेतृत्व किए थे इसमें। तो ये याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा? भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। ठीक है, व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय राज्य को अपने नियंत्रण में लेकर 1858 में ब्रिटिश शासन स्थापित कर लिया। अगला सवाल है, बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने की पहली महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा प्लासी की लड़ाई। ठीक है, इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, और ये इसका पहला कदम था प्रभुत्व स्थापित करने का। अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा मीर जाफर की विश्वासघात। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका सही जवाब है मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन वह मात्र एक कठपुतली शासक था। ठीक है, मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? पहले तो इसे बनाया, मीर जाफर को बनाया, फिर इसको हटा दिया, तो फिर मीर कासिम को बनाया। मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती मांगों से असंतुष्ट था, इसलिए उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। फिर इसके बाद मीर कासिम को भी हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को बनाया। आप यहाँ देखिए, मीर कासिम को अंग्रेजों ने क्यों हटाया था? उसने अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार को समाप्त करने की कोशिश की थी। ठीक है, किसने? मीर कासिम ने किया था। तो मीर कासिम ने बंगाल को स्वतंत्र करने की कोशिश की, जिससे अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष हुआ और उसे हटाकर फिर मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच
कौन सी लड़ाई हुई थी? इसका सही जवाब होगा बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में हुआ था। ठीक है, इस लड़ाई में मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हराया था। इसका बात हम पहले भी कर चुके हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रणाली में राजस्व संग्रह का अधिकार अंग्रेजों के पास था, लेकिन प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास था। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। कब किया था? 1772 में। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष प्रशासन लागू किया था। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध को प्लासी की लड़ाई से कैसे अलग माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यह राजनीतिक नियंत्रण के बजाय राजस्व नियंत्रण की लड़ाई थी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था ने अंग्रेजों को बंगाल में सत्ता दिलाई। ठीक है, जबकि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था ने उन्हें पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आर्थिक शक्ति सौंप दी। बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा मुर्शिद कुली खां थे। मुर्शिद कुली खां ने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होकर बंगाल का शासन चलाया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। अगला सवाल है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। अंग्रेजों और मैसूर के बीच पहला युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1767 से 1769। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। ठीक है, किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर मैसूर की शक्ति को मजबूत किया। पहले मैसूर युद्ध का परिणाम क्या था? तो ये मद्रास की संधि इसके माध्यम से हुआ था। कब हुआ था? 1769 में। दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1780 से 1784। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठों और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया। दूसरे मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1782 में हो गया था। ठीक है, याद रखना है 1782 में दूसरे मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। इनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान बना था। दूसरे मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो इसका सही जवाब होगा मंगलौर की संधि, जो 1784 में हुआ था। मंगलौर की संधि के समय जो 11 मार्च 1784 को हुई थी, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये 1790 से 1792। यह युद्ध अंग्रेजों, मराठों और हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, तीसरा मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज, मराठे और हैदराबाद के निजाम, ये तीनों एक साथ थे और टीपू सुल्तान एक दूसरे साइड थे। तो इनकी संयुक्त सेना के साथ टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई थी। तो ये नाम याद रखिएगा आप। अगला सवाल है, तीसरे मैसूर युद्ध का परिणाम क्या था? तो ये इसका परिणाम श्रीरंगपट्टनम की संधि रहा था, जो कब हुआ था? 1792 में हुआ था। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चौथे मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये 4 मई 1799 में हुआ था। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1798 से 99 तक चला था के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा टाइगर ऑफ मैसूर। पहला अंग्रेज सिख युद्ध जो
1845 से 1846 तक हुआ था, किस संधि से समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा लाहौर संधि, जो 1846 में हुआ था। इस संधि के तहत सिखों को जलंधर दोआब अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ठीक है, कौन सा दोआब? जलंधर का दोआब। ठीक है, और अंग्रेजों ने सिख दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध किन प्रमुख युद्धों के कारण निर्णायक बना? तो इसका सही जवाब होगा चिलियावाला और गुजरात की लड़ाई। कब हुआ था? 1849 में। सिखों और अंग्रेजों के बीच पहला समझौता कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा अमृतसर की संधि, जो 1809 में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच इस संधि में सतलुज नदी को दोनों के बीच सीमा माना गया। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक देव जी। उन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की और समानता, सेवा एवं एकेश्वरवाद का संदेश दिया। सिखों के कुल कितने गुरु हुए? तो इसका सही जवाब होगा 10 गुरु। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया था। ठीक है, सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? इसका सही जवाब होगा गुरु ग्रंथ साहिब। इसे सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु माना जाता है, जिसमें सभी गुरुओं की वाणी संग्रहित है। इसमें क्या संग्रहित है? सभी गुरुओं की वाणी। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुआ था। और किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ पे किया था? तो आनंदपुर साहिब में। गुरु अर्जुन देव जी का क्या योगदान था? तो उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की और हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में है, का निर्माण करवाया। ठीक है, उन्हें जहांगीर के आदेश पर शहीद कर दिया गया था। किनके आदेश पर? जहांगीर के आदेश पर। गुरु तेग बहादुर को किसने और क्यों शहीद किया? तो औरंगजेब ने इन्हें शहीद कर दिया था, और वो हिंदू धर्म नहीं अपना रहे थे। सॉरी वो मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहे थे, इसीलिए उन्हें शहीद कर दिया गया था। ठीक है, उन्हें हिंद का चादर भी कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर को। अगला सवाल है, सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में है। 5 ककार क्या है और किसने लागू किए? तो इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में 5 ककार लागू किए थे। और ये क्या है? केस, करा, कृपान, कंघा, कच्छा। ये सिखों की धार्मिक पहचान के प्रतीक हैं। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 19वीं सदी में सिख साम्राज्य की स्थापना की और पंजाब को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक देव जी। इससे जाति और धर्म की बाधाओं को तोड़ने में मदद मिली। अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा गुरु हरगोविंद जी। ठीक है, यह सिखों के धार्मिक और राजनीतिक मामलों का प्रमुख केंद्र था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक थे? तो वो 1757 से 1760 तक थे। फिर 1765 से 1767 तक थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया और क्लाइव को पहला गवर्नर बनाया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग थे 1772 से 74 तक। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग ही थे 1774 से 1785 तक थे।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनने से पहले वारेन हेस्टिंग किस पद पर थे? तो इसका सही जवाब होगा बंगाल काउंसिल के सदस्य थे। ठीक है, 1772 से पहले उन्हें बंगाल प्रशासन में सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके तहत बंगाल, मद्रास और बम्बई की गवर्नरशिप को नियंत्रित करने वाला एक केंद्रीय प्रशासन स्थापित हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय कौन सी महत्वपूर्ण न्यायिक प्रणाली लागू हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1772 की न्यायिक योजना। इसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट स्थापित किए गए और अदालतों में हिंदू व इस्लामी कानून लागू हुए। अगला सवाल है, बंगाल के किस गवर्नर ने कंपनी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया? इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया। अगला सवाल है, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा 1774 में कलकत्ता में हुआ था। यह भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला न्यायालय था। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग क्यों चलाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा भ्रष्टाचार और बंगाल में अत्याचार के आरोप में। ठीक है, हालांकि 7 साल की सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, यही एक गवर्नर थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा प्रसिद्ध भूमि कर प्रणाली लागू किया? इसका सही जवाब होगा अस्थाई बंदोबस्त। कब किया था? 1793 में। इससे जमींदारों को कर वसूली की अस्थाई व्यवस्था मिली थी। अगला सवाल है, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार किस वर्ष किए? तो इसका सही जवाब होगा 1792 में। उन्होंने जिला स्तर पर थाना प्रणाली लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा में सुधार के लिए क्या किया? तो इसका सही जवाब होगा इंडियन सिविल सर्विस की नींव रखी। इसके तहत अंग्रेजों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। अगला सवाल है, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलेजली जो कब से कब तक थे? 1798 से 1805 तक थे। ठीक है, ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, इसके तहत भारतीय रियासतों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का पहला शिकार कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। और वो कब सहायक संधि से उसे क्या किया गया था? हैदराबाद अधीनता स्वीकार कर लिया था। तो ये 1798 में। ठीक है, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध और मराठा, इन्होंने भी इस संधि को स्वीकार किया था। अच्छा, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप डेट भी मतलब सॉरी ईयर, डेट तो एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है। तो हैदराबाद तो 1798 में हो गया था, मैसूर 1799 में, तंजौर भी 1799 में। ठीक है, अवध 1801 में और मराठा 1802 में। ठीक है, हाँ, और ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। तो पहले हैदराबाद हुआ था, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर मैसूर, तीसरे नंबर पर तंजौर, चौथे नंबर पर अवध और पांचवें नंबर पर मराठा। इसी सीक्वेंस में ये संधि स्वीकार किया गया था। ठीक है, सहायक संधि, हाँ, सॉरी, पहला, हाँ, ठीक है। अगला सवाल है, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने ब्रिटिश भारत में कौन सा प्रशासनिक सुधार किया?
तो इसका सही जवाब होगा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इससे अंग्रेजों के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। और ठीक है, अगला सवाल है, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन सा महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किया? तो इसका सही जवाब होगा सती प्रथा का उन्मूलन, जो 1829 में हुआ था। ठीक है, इसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लागू किया गया था। अगला सवाल है, कौन सा गवर्नर बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल बना? तो ये इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के किस गवर्नर ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 तक वो गवर्नर थे। उन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की और भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी को माध्यम बनाया। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक गवर्नर थे, ने कौन सी प्रमुख नीति अपनाई? तो इसका सही जवाब होगा हड़प नीति। इसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा सतारा। ठीक है, सतारा, झांसी, नागपुर, अवध जैसे राज्यों का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ। ठीक है, इससे भारतीय राजाओं में असंतोष बढ़ा और 1857 की क्रांति भड़की। अच्छा, अवध का हमेशा डेट ईयर पूछ लिया जाता है, तो ये 1856 में इसको हड़प की नीति के तहत अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहला रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया? तो इसका सही जवाब होगा 1853 में मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहला टेलीग्राफ किसके बीच शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा 1854 में कलकत्ता से आगरा के बीच। इसने डाक प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? डलहौजी ने। डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 तक गवर्नर थे, सॉरी गवर्नर नहीं, अभी ये वाइसराय हो चुके थे। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया था। के समय कौन सा प्रसिद्ध अधिनियम लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 में। यह एक्ट भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने के लिए था, जिसे रिपन ने 1882 में रद्द किया था। लॉर्ड रिपन जो 1880 से 84 तक थे वाइसराय, ने कौन सा महत्वपूर्ण सुधार किया? तो इसने स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1882 लाया था। इसने नगर पालिका और जिला बोर्डों की स्थापना की थी। अगला सवाल है, लॉर्ड डफरिन जो 1884 से 1888 तक वाइसराय थे, के कार्यकाल के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, यह अंग्रेजों के खिलाफ संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत थी। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी अधिनियम लागू किया? तो इसका सही जवाब होगा 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला सवाल है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से 1910 तक थे वाइसराय, को किस विवादास्पद नीति के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में आया था। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। अगला सवाल है,
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो 1910 से 16 तक वायसराय थे के समय कौन सी घटना घटी? तो इस समय दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था और बंगाल विभाजन की समाप्ति हुई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय कौन सा महत्वपूर्ण सुधार लागू हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। इससे प्रांतीय सरकारों में द्वैत शासन लागू हुआ। ठीक है, द्वैत शासन लागू किससे हुआ? तो 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार से हुआ। अगला सवाल है, भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने कौन सा दमनकारी कानून लागू किया? तो इसका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। ठीक है, इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, अमृतसर में गोलीबारी का आदेश देने वाला ब्रिटिश सेना अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर था। ठीक है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। ठीक है, इसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट फूट की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला सवाल है, लॉर्ड लिनलिथगो के समय कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल जो 1943 से 1947 तक वायसराय थे के समय कौन सी घटना हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1946 का कैबिनेट मिशन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए एक नया संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का गठन करना, सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों मुख्यतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति से एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना। ठीक है, अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना कब प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब होगा 3 जून 1947। ठीक है, इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग प्रांत नहीं, दो अलग अलग राष्ट्र बने। अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने? तो इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1947। वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वुड्स डिस्पैच क्या था? तो यह 1854 में भारत में शिक्षा सुधार से संबंधित एक रिपोर्ट थी। ठीक है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वुड्स डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे सर चार्ल्स वुड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वे ब्रिटिश संसद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सिद्धू और कान्हू। यह संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। कौन सा विद्रोह नीलगिरी आंदोलन के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा नील विद्रोह। ठीक है, ये कब हुआ था? 1859 से 60। बंगाल के किसान ने नील की जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। कौन सा जनजातीय विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन किया। अगला सवाल है, भील विद्रोह जो 1818 से 1848 तक हुआ था कहाँ हुआ था? तो यह महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, रामोसी विद्रोह जो 1822 में हुआ था
कहाँ पर हुआ था? तो ये भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा जतरा भगत और तुरिया भगत। रंपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा अल्लूरी सीताराम राजू। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसे सिपाही विद्रोह और जनता का विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने के लिए मजबूर किया गया। अगला सवाल है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा मेरठ। 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने भी चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना नेता घोषित किया था। ठीक है। बहादुर शाह जफर को भारतीय क्रांतिकारियों ने 1857 में अपना नेता घोषित किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा नाना साहेब ने। उन्होंने तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां के साथ अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अवध में विद्रोह किया और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। ठीक है। और बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। उम्र उनकी क्या थी? 80 वर्ष थी। बिहार में कहा? जगदीशपुर। जगदीशपुर। ठीक है। जगदीशपुर से आरा के नजदीक। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा खान बहादुर खान ने। फिर मध्य प्रदेश में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा तात्या टोपे ने। ठीक है। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई थी। अगला सवाल है 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति थी। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है। और 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अगला सवाल है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह 1882 में प्रकाशित हुआ था और बंगाल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को दर्शाता है। आनंद मठ उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा 1770 के बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ में किस देशभक्ति गीत का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वंदे मातरम। ठीक है। ध्यान रखिएगा वंदे मातरम का उल्लेख कहाँ है? आनंद मठ में है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है।
तो 1896 भी आप डेट ईयर याद रखिएगा, और कहाँ पे, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। अगला सवाल है, चापेकर बंधु ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? इसका सही जवाब होगा 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और पुलिस अधिकारी आयस्टर की हत्या की थी। ठीक है। चापेकर बंधु कौन थे? तो चापेकर बंधु दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर थे। ठीक है। वे पुणे महाराष्ट्र के एक देशभक्त परिवार से थे। अगला सवाल है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1902 में। इसे औपचारिक रूप से 1906 में विस्तार किया गया था। ठीक है। इसकी स्थापना सतीश चंद्र बोस, ठीक है, सतीश चंद्र बोस, प्राणनाथ मित्रा और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्तमान कोलकाता में की थी। ठीक है। अगला सवाल है, वीर सावरकर ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा अभिनव भारत। 1904 में इस संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1906 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत करने से पहले यह संस्था मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। तो मित्र मेला और कुछ नहीं, अभिनव भारत ही पहले था। वीर सावरकर ने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका सही जवाब होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगला सवाल है, सावरकर को काला पानी की सजा कहाँ दी गई थी? इसका सही जवाब होगा सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार। ठीक है। 1910 में उन्हें नासिक षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर काला पानी यानी अंडमान भेजा गया। वीर सावरकर ने हिंदुत्व पर कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? इसका सही जवाब होगा हिंदू कौन है। बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकमान्य। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण जनता उन्हें यह उपाधि दी। अगला सवाल है, तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इसका सही जवाब होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक किसके संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब होगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की थी। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा केसरी, जो मराठी में प्रकाशित होता था, और मराठा, जो इंग्लिश में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में। इन अखबारों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। अगला सवाल है, 1905 में हुए बंग भंग का विरोध कैसे किया गया? तो इसका सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार नीति के माध्यम से। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। ठीक है। तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव क्यों शुरू किए? तो इसका सही जवाब है जनता को एकजुट कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की भावना जागृत करने के लिए। तिलक को मांडले जेल यानी बर्मा में है मांडले जेल क्यों भेजा गया था? तो 1908 में केसरी, जो उन्होंने अखबार निकाला था, तो 1908 में केसरी में ब्रिटिश विरोधी लेख लिखने के कारण उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा दी गई थी।
अगला सवाल है, तिलक ने जेल में रहते हुए कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो इसका सही जवाब होगा गीता रहस्य। उन्होंने उन्होंने भागवत गीता की व्याख्या कर कर्म योग का संदेश दिया। अगला सवाल है, कांग्रेस में तिलक किस गुट के नेता थे? तो इसका सही जवाब होगा गरम दल। वे लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल की तिगरी में शामिल थे। तिलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी और बॉम्बे में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में अलग अलग लीगों की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? ठीक है, तो 1916 में तो किया था दोनों ने ही, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने किया था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बराड़ में किया था। उन्होंने इसे पश्चिमी और मध्य भारत में फैलाया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो इन्होंने भी सितंबर 1916 में किया था मद्रास में, और इन्होंने इसे दक्षिण और शेष भारत में स्थापित यानी संगठित किया था। अगला सवाल है, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्त करना। यह पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं करता था, बल्कि ब्रिटिश ढांचे में ही आत्म शासन चाहता था। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, बाबा सोहन सिंह भाकना थे। अगला सवाल है, गदर पार्टी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही जवाब होगा हिंदुस्तान गदर। इसे कई भाषाओं अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू में प्रकाशित किया जाता था। अगला सवाल है, भिकाजी कामा ने भारतीय ध्वज पहली बार कब फहराया? तो इसका सही जवाब होगा 22 अगस्त 1907 में। ठीक है, इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। कब फहराया था? 1907 में फहराया था। अच्छा, किनके द्वारा ये झंडा फहराया गया था जर्मनी में? भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, 16 अक्टूबर 1905 में। इसे लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल के प्रशासन में सुधार बताना इनका उद्देश्य था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। असल में फूट डालो और राज करो की नीति था। ठीक है, इसका उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसे किया था। अगला सवाल है, विभाजन के अनुसार बंगाल को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही जवाब होगा 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ सबसे प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। इस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? इसका सही जवाब होगा कोलकाता टाउन हॉल। ठीक है, कोलकाता टाउन हॉल। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किन उद्योगों को बढ़ावा दिया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा
खादी, हथकरघा उद्योग, कागज उद्योग, साबुन उद्योग आदि। ठीक है, इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में किस कवि ने राष्ट्रवादी गीत लिखे? तो इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने अमार सोनार बंगला गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक है, किसका राष्ट्रगान बना? बांग्लादेश का बना। बंगाल विभाजन के खिलाफ किस संगठन ने बड़ी भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस ने इसे ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति करार दिया। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1911। दिल्ली दरबार में घोषणा की गई कि बंगाल फिर से एक कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। ठीक है, अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के बाद कौन से दो नए प्रांत बने? तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये एक साथ और ये एक साथ। ठीक, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी। चलिए, आधुनिक इतिहास का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ। सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।